नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ यारो के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स 23-24 के लिए टेस्ट नंबर 16 होगा। 200 मार्क्स का है। सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप अपना, जैसे एग्जाम में आपको मिलेगा पेपर, सेम वैसे ही महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं। हल्का सा पॉज करके एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा, एग्जाम में आदत रहती है। इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस यहां देखने को मिल जाएंगे आपको। जनरल स्टडीज के 140 क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला देखेंगे अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कारखाना, मतलब एक परमानेंट फैक्ट्री अलाउ कर दी थी कि आ जाओ आप लगा लो। 1611 में ब्रिटिश कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के पास स्वाली होल में पुर्तगाली बेड़े को हराया था। पोर्चुगीज फ्लीट को बैटल ऑफ स्वाली आपने सुना होगा, वहां पे हराया था। आंसर बताएंगे। दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखिए, हुआ क्या था, 1611 में जब ब्रिटिश कैप्टन मिडल्टन ने पोर्चुगीज फ्लीट को हरा दिया वहां पे, तो भैया जहांगीर इंप्रेस हो गया इन लोगों से। इन्होंने कह दिया ब्रिटिशर्स को, आ जाओ आप सूरत में फैक्ट्री लगा लो परमानेंट। ये हुआ था। सेकंड, कौन सा विकल्प सही नहीं है, नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे हम इनको साथ में सॉल्व करेंगे। इनको या तो आप पॉज करके पढ़ लो एक बार, मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। गल्फ ऑफ खंबात कह रहा है, कहां पे है, दमन और दीव के बीच में।
तो ये बात सही है कि गलत है? सही है। दिल्ली जो है वो लार्जेस्ट यूटी है जनसंख्या की दृष्टि से, ये भी बात भी बिल्कुल ठीक है। और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, ये बात भी सही है, तो कोई गलत है ही नहीं इसमें से। निम्नलिखित समाचार पत्रों को, अब न्यूज़पेपर्स को आपको लगाना है क्रोनोलॉजी से, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्टिल सॉल्व करेंगे। पॉज कीजिए, आप अपना देख लीजिए क्या होगा आंसर। आंसर डी हो जाएगा, कलकत्ता क्रॉनिकल। तो सबसे पहले देखो आप, आएगा कलकत्ता गैजेट जो कि है 1784 का। कल फिर आएगा आपका बंगाल जनरल, वो है 1785 का। बॉम्बे हेराल्ड है 1789 का, और कलकत्ता क्रॉनिकल है आपका 1786 का। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर से आ गया आपका, कौन सा सही सुमेलित है, कंट्री और कैपिटल पूछ रहा है, तो हम देख लेते हैं। जॉर्जिया की कैपिटल क्या होती है? जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलिसी। इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो, तो आंसर आपका क्यूटो हो गया, ये ठीक दिया हुआ है। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। लाओस की कैपिटल है आपकी वियंतियने। इनको आप ये कर सकते हो कि जब मैप आप पढ़ रहे हो अपना, तो जब कंट्रीज पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल मैप खोल लिया, कंट्रीज पढ़ रहे हो, तो साथ साथ उनकी कैपिटल्स भी देख लो। फिफ्थ, 1926 में नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, छबीलदास, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भगत सिंह ने की थी ये, ठीक है, मार्च 1926 में। बहुत फेमस लीडर होते थे इस सभा में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छबिलदास, राजगुरु, यशपाल, जयपाल, ये सब इनके लीडर्स थे। सही विकल्प का आपको चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन का। देखिए अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं और कौन सा स्केड्यूल, तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर हम देखते हैं। तो 10th शेड्यूल आपका 52nd अमेंडमेंट से आया, ईयर भी आपको पता होना चाहिए, 1985 है इसका। 11th आया 73rd से, 1992 है, ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वाले हैं दोनों, ये भी 1992 है, तो आंसर हमारा ए हो गया। 7th, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, राजवंश और उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं। तो गहडवाल राजवंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, तो हमारा आंसर ही ए हो गया। ठीक है, चौहान की थी अजमेर, कलचूरी की थी जबलपुर, परमार राजवंश की थी मालवा। पलाश निम्नलिखित में से किन दो राज्यों का राजकीय पुष्प, मतलब स्टेट फ्लावर किसके स्टेट का है पलाश? किन दो स्टेट्स का है? एक तो यूपी का ही है और एक झारखंड का है। यूपी और उत्तराखंड का नहीं है, यूपी और झारखंड का। इसको पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फॉरेस्ट फायर। जालोड़ मिट्टी में निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध होती है, मतलब एलुवियल सॉइल रिच किसमें होती है? लाइम में, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, ऑर्गेनिक मैटर में? तो चूने में काफी रिच होती है। एलुवियल सॉइल आप जानते हैं, लगभग 40% जो हमारी कंट्री में मिट्टी देखने को मिलेगी वो एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगी। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम। तो ये जिंक होता है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होता है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति को 1887 में लिखी गई पुस्तक का नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये किसने लिखी थी बेसिकली? मतलब उस वक्त जो औरतों की डेप्लोरेबल कंडीशन थी उसको डिपिक्ट किया गया था। रामाबाई रानाडे, पंडिता रामाबाई, सावित्रीबाई फुले, कादम्बिनी गांगुली। पंडिता रामाबाई, ठीक है। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का, किस रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं? P32, सोडियम 24, कार्बन 14, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन 14 यूज होता है। भारत के अलावा डचों के जीत के संदर्भ में आपको बताना है, कोड्स मैच करने हैं। पॉज एंड सॉल्व वाला क्वेश्चन आ गया, ए है इसका आंसर। 1605 एम्बोयना, 1619 स्पाइस आइलैंड, 1658 आपका श्रीलंका, रिवाइज करते रहे बोल बोल के, 1641 मलक्का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 होगा, ये 1 नहीं होगा, ठीक है। इसके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टॉप पे है? फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं परसेंटेज में। मिजोरम, एमपी, मेघालय, अरुणाचल। तो मिजोरम है ये, और परसेंटेज यहाँ पे लगभग 85% मान सकते हैं आप, 85.34 टू बी प्रिसाइज। एलिसन, एलिसन की वजह से क्या होता है? आलू हरा रंग का हो जाता है, प्याज में पीला रंग आता है, चिली में, मिर्च में लाल रंग आता है, लहसुन में गंध आती है। तो ये लहसुन में गंध आती है। ये सारे तो हम कर चुके हैं। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? सोलेनिन की वजह से। और येलो कलर प्याज का आपका क्वरसेटिन की वजह से। और रेड कलर चिली का
ये तो आपको से मुझे पूछना चाहिए था वैसे, कैप्संथिन की वजह से, और ये हमने देख ही लिया। अभिकथन और कारण, असर्शन रीजन, क्या कह रहा है पढ़े। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10,000 रुपए वार्षिक भुगतान के बदले में बंगाल में सभी करों से मुक्त कर दिया था कि आपको कोई टैक्स नहीं देना बंगाल में। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने एक शाही फरमान जारी किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार दे दिए, मतलब अलग अलग प्रिविलेजेस दे दिए। ये सब जो ये मुगल एम्परर्स थे ना, इन्होंने बहुत प्रॉब्लम की। बताइए आंसर। बी, ए गलत है, आर सही है। देखिए 1717 में मुगल एम्परर फर्रुखशियार ने अलग अलग प्रिविलेज दे दी थी, इसके बदले में एनुअल अमाउंट 10,000 का उसको मिला था सूरत को फ्री करने के लिए। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10,000 रुपए वार्षिक भुगतान के बदले सूरत में सभी करों से मुक्त कर दिया गया था। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, अपडेटेड एग्रीकल्चर डेटा। तो हम ये साथ में ही सॉल्व करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो सबसे ज्यादा मछली कहां से उत्पादित हो रही है, आंध्र प्रदेश से। मूंगफली सबसे ज्यादा कहां से आ रही है, गुजरात से। जवार कहां से आ रहा है, जवार आ रहा है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से, तो आपका आंसर तो सी हो गया। और मांस का उत्पादक मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी ही है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैट पूछ रहा है। फिर से आ गया, ये नाम दिए हुए हैं, उनके केमिकल नेम्स दिए हुए हैं। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, टाटा नमक, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा ध्यान से पढ़िएगा, सोडियम बाय कार्ब, बी फॉर बेकिंग तो बाय कार्ब ऐसे याद कर लो, ठीक है। और वॉशिंग सोडियम कार्बोनेट, तो ऐसे याद रह जाएगा। कॉस्टिक सोडा होता है आपका, आंसर यही है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये गलत हो गया, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। अब पार्ट्स दिए हुए हैं और क्या उनके सामने लिखा है वो आपको देखना है। तो पार्ट 3 क्या है, बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। और पार्ट ए पंचायत, पार्ट 9 है भाई, और ये भी ठीक दिया हुआ है 9A। अभी अमेंडमेंट इनके ऊपर करें हमने सॉल्व। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया, फिर से आ गया क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट पीरियड। आपको इनका टाइम पीरियड पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अहमद शाह बहादुर 1748 से 54, आलमगीर टू 1754 से 59, अकबर शाह टू 1806 से 37, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57। क्या हो जाएगा आंसर, अब तो बता पाएंगे, बी हो जाएगा आंसर। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। आर्टिकल्स दिए हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखिए अब तो ये है कि कितना आपने रिवाइज किया हुआ है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। करिए सॉल्व इसको। आर्टिकल 51A क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी। 55 क्या कहता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 176 क्या कहता है, स्पेशल एड्रेस बाय 176 कहता है गवर्नर, स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर। और 87 क्या कहता है, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल का क्या आर्टिकल है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76, ये अलग से याद रख लो। निम्नलिखित में से किसने दीवाने वकूफ डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, एमबीटी, औरंगजेब, एफएसटी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय के शासनकाल में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट सेटअप हुए थे, किसका शासनकाल था उस टाइम पे, तो ये था जॉन लॉरेंस का। ये 1864 से अब तक आपको याद हुए कि नहीं हुए, 1864 से 1869 तक था, और जो ये कार्यालय, ये जो न्यायालय बने थे, ये बने थे 1865 में, तो ये जॉन लॉरेंस का टाइम था। मेहरगढ़ की बात हो रही है और कह रहा है कौन सा सही है। तो पूछ रहा है आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में हंसियां, जो सिकल होती है ना, वो ऐसे करके आरी की तरह नहीं होती है, ऐसे काटने की, हाथ में ऐसे पकड़ते हैं, इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिलता है, अर्लीस्ट एविडेंस। पहली बार कुम्हार के चाक पर तैयार मिट्टी के बर्तन, मतलब पॉटरी प्रिपेयर्ड ऑन पॉटर्स व्हील, इसका भी यहीं से मिलता है। और भैंस पाले जाने के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। आंसर बताएंगे आप, सही है। तो मेहरगढ़ का आपका पूरा प्रिपेयर हो गया। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में चुना गया था। तो आपके ये
एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, 2 थे। तो ये ए और सी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। कब गठित हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और प्रेसिडेंट यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, वाइस प्रेसिडेंट आपसे पूछ लिया है, ये बने थे। आप मुझे डेट बताइए मीटिंग की। 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट। ये कुछ वाइसरॉय और उनका दिया हुआ है, उनके शासनकाल में क्या आया, तो इसको हम साथ में सॉल्व करेंगे। देखिए, तो आंसर पहले तो इसका सारे सही है, ये नहीं, 5th गलत है केवल। तो 1 2 3 4 सही है। लिटन के टाइम पे आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये था आपका 1878। रिपन के टाइम पे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया था सेल्फ गवर्नमेंट में 1882 में। लैंसडाउन के टाइम पे आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 वाला। और कर्जन के टाइम पे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट आया था। हाँ, तो ये भी सही है हमारा 1904। ठीक है, मुझे ईयर में कंफ्यूजन था, बिल्कुल ठीक है ये। 27 गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। अब ये कुछ बीमारियां जो होती हैं उनका दिया हुआ है और वो किसकी कमी की वजह से होती हैं। तो हार्ट रॉट बीटरूट में, चुकंदर में किसकी कमी की से होता है? बोरॉन की। आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किसकी कमी से होता है? ये होता है बोरॉन की कमी से। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। और आम में होता है लिटिल लीफ, जिंक की कमी से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सह संयोजक यौगिक की ज्यामितीय आकृति कोणीय नहीं होती? द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड इज नॉट एंगुलर? वाटर, फास्फोरस, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फास्फोरस की नहीं होती, फास्फोरस की आपकी टेट्राहीड्रल होती है, बाकी की एंगुलर होती है। अब कुछ फिर से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया, असर्शन रीजनिंग वाला। नवाब मीर जाफर ने कंपनी के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ संघर्ष में मीर जाफर की मदद की थी। ये भी दोनों बिल्कुल ठीक है। मीर जाफर नवाब बना था 1763 में। अब बात है कि बैटल ऑफ प्लासी से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने इसके साथ अपनी साझेदारी कर ली थी कि अगर आपने हमको जिता दिया तो हम आपको नवाब की पोस्ट दे देंगे। अब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट साथ देना ब्रिटिशर्स का गिफ्ट था, ब्रिटिशर्स का फॉर मीर जाफर। तो मीर जाफर नवाब ने परमिशन दे दी थी कंपनी को फ्री ट्रेड की बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कि अरे आपने तो बड़ी कृपा कर दी हम पे, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। 30th देखेंगे, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा रामसार स्थल मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में नहीं है? अब रामसार में ही मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है, वो आपको बताएंगे अभी, पर आप बताइए नहीं किसमें है? समन, सरोवर, बखीरा या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ना एक रजिस्टर समझ लो आप है, जो वेटलैंड साइट्स है ना इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, कुछ कुछ चेंजेस उनमें आ रहे हैं, पॉल्यूशन है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो उसको और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए उसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो अभी इंडिया से सिर्फ 2 ही वेटलैंड्स हैं जो इस रिकॉर्ड में रखे गए हैं। ठीक है, एक तो है आपका केएलओ नेशनल पार्क राजस्थान का और एक है लोकटक लेक। यूपी से कोई नहीं, मतलब इंडिया में ही 2 हैं केवल, समझ गए? अब बताएंगे आप रामसार जो है ये साइन कब हुई थी ट्रीटी, कमेंट करके बताइए। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के संबंध में आपको सही बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हम साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आंसर वैसे इसका सारे सही हैं तो हम पढ़ लेते हैं। यूपी का रैंक क्या है? सेकंड है, ये सब मार्क कर लो। सेकंड है कैटल्स के, 10th है शीप में और चौथा है कैमल्स में। ठीक है, एक तो ऊंट पढ़ लिया, भेड़ पढ़ लिया, मवेशी पढ़ ली और यूपी का रैंक प्रिपेयर हो गया। 32 निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मॉर्ले मिंटो सुधारों ने उभरते लोकतंत्र को मार डाला है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैव किल्ड द इमर्जिंग डेमोक्रेसी। हु सेड दिस? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर इसमें से किसी ने नहीं कहा था ऐसा? किसी ने नहीं कहा था, इनमें से किसी ने नहीं कहा था, ये कहा था आपके केएम मुंशी जी ने। 33 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये ईयर्स है, सिंपल आपको वही देखने हैं। सेडिशियस प्रोटेक्शन मीटिंग्स एक्ट किसका है? आपका 1907 का है। इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 का है, ये भी ठीक है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1908 का है, ये गलत हो गया। और भारतीय प्रेस, इंडियन प्रेस एक्ट है आपका 1910 का। इंपॉर्टेंट है इनके, थोड़ा सा ये साल देख के जाना एक बार। कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है, स्टेटमेंट कौन सा है? सातवाहन शासक जो थे उन्होंने भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के यानी कि कॉपर कॉइन्स इशू करे थे।
उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में गैरिक मृदांड पात्र का नामकरण किया गया था। जो ऑचरे कलर्ड पॉटरी होती है ना, ओसीपी कहते हैं इसको, तो इसका नाम हस्तिनापुर में रखा गया था। क्या हो जाएगा आंसर? बी। सेकंड सही है। कुषाण रूलर्स थे ना जिन्होंने सबसे ज्यादा जारी किए थे सिक्के, पढ़ा है हमने पुराने भी एक टेस्ट में, सतवाहन ने नहीं, कुषाण ने। 35 निम्नलिखित में से किसे अंतरिम सरकार 1946 में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज सौंपा गया था? जोगिंदर नाथ मंडल, लियाकत अली खान, डॉक्टर जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी। तो ये डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A, इसके तहत दमनकारी कानूनों को किस वर्ष नए प्रावधानों के साथ नई धारा 156A में पुनः स्थापित और विस्तृत कर दिया गया है? जो रिप्रेसिव लॉज हैं उनको एक्सपैंड कर दिया गया है और रीइंस्टेट कर दिया है। 1898। मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। राज्य और मैनग्रोव फॉरेस्ट साइट, सिंपल क्वेश्चन है, हल्का सा पढ़ रखा है तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। सी हो जाएगा आंसर। तो आंध्र प्रदेश कोरंगा, तमिलनाडु का है आपका मुथुपेट, केरला का है आपका कन्नूर, इसको नॉर्थ केरला में आता है, कर्नाटका का है आपका कुंडापुर। 38 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अब देखेंगे इसको। प्राइमरी न्यूट्रिएंट मतलब प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं वो क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। द्वितीयक पोषक तत्व हैं कैल्शियम और सल्फर। सूक्ष्म क्या है? क्लोरीन और सोडियम, जैसे सोडियम हो गया। तो ये सारे सही हो गए हमारे, इसमें से कोई नहीं आंसर, गलत कुछ भी नहीं है। 39 डैश बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया था। कब किया गया था विशाल प्रदर्शन? के स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे हम, कौन सी डेट को किया गया था टाउन हॉल से? तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए इसको, ठीक है। 7 अगस्त 1905, पूरी डेट पूछ सकता है। ये कहां से आ गया भाई? संसद के साधारण बहुमत, देखो मैंने पहले टेस्ट में शायद आप लोगों को कहा था कि आप सारी मेजोरिटी प्रिपेयर कर लेना, द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? सिंपल मेजोरिटी से किस प्रावधान में आप कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स आपको लग रहा है सिंपल से हो सकते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी नहीं हो सकते, जीएसटी नहीं हो सकता, इसमें से कोई नहीं हो सकता, ठीक है। सब फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और जब जीएसटी आ गया तो स्टेट का भी कंसेंट चाहिए। गलत चुनना है आपको। नवीनतम कृषि डेटा, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा, क्रॉप दे रखा है और पहला स्थान किसका है, इसमें से आपको गलत चुनना है। तो जूट और मेस्टा में तो पश्चिम बंगाल ही रहता है टॉप पे, लीची में बिहार है, मक्का में आपका कर्नाटका है, तो आंसर आपका सी हो गया। और आम में तो हमारा प्रदेश है ही। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में शुरू की गई इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी सिस्टम जो है उसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी? वो भू राजस्व एकत्र करना था, किसानों को राहत देनी थी, जमींदारों को राहत देनी थी, या उपजाऊ क्षेत्रों में भू राजस्व की दर में वृद्धि करनी थी? क्या करना था? तो इनका तो सिर्फ, और रिलीफ तो ये किसी को दे ही नहीं सकते। रिलीफ तो जब वर्ड आ जाए तो उसको काट दो ऐसे करके, ठीक है। कलेक्ट करना होता है इन्हें सिर्फ रेवेन्यू, ठीक है। और ये ज्यादातर बंगाल में ही इंप्लीमेंट किया गया था 1772 में। 43 मैचिंग करना आपको क्रॉप और उनसे संबंधित रोग। तो आंसर हमारा सी है, तो हम इसको सॉल्व मैच भी कर लेते हैं। जवार में लगता है स्मट, कंडुआ जिसको कहते हैं, गन्ने में लगता है रेड रॉट, मूंगफली में लगता है टिक्का, और बाजरे में लगता है ग्रीन एयर या फिर हरित बाली। 44 भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 की बात हो रही है। इसके आयु वर्ग में बाल श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित कौन सा, मतलब चाइल्ड लेबर्स किस एज ग्रुप के थे, ये पूछ रहा है। तो 7 से 12 वर्ष, ये ध्यान रखना। 45 कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है? भारतवर्ष, हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। चीनी लोग, जो चाइनीज लोग थे, वो इंडिया को कहते थे यिन तू। क्या हो जाएगा आंसर? सही है दोनों। 46 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, भारतीय संविधान की विशेषताएं से संबंधित कौन सा हमने कहां से बोरो किया है। पॉज करके इन क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे नहीं तब तक एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सॉल्व करने का, तब तक तो आप टेस्ट में ही कमियां निकालते रहोगे। ऑस्ट्रेलिया संविधान से क्या लिया? जॉइंट सिटिंग का प्रावधान, ठीक है। यूएस से क्या लिया? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग। आयरिश से क्या लिया? निर्वाचन की विधि, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है सारे। 47 कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है?
बहलोल लोदी ही वो सुल्तान था जिसने व्यापारियों के पास पूंजी लगाई थी, जिसने इन्वेस्ट किया था कैपिटल विद द मर्चेंट्स। 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य की राजधानी को देवगिरी में शिफ्ट कर लिया था और नाम क्या कर दिया था इसका, दौलताबाद। ठीक है, ये यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे पूरा पढ़ लो हिंदी में। बी सही है। पहला क्यों गलत हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक अकेला ऐसा सुल्तान था जिसने इन्वेस्ट किया था, मतलब ये बात एमबीटी की हो रही है ऊपर वाले सेंटेंस में भी। यूपी बजट 2025-26 के संबंध में आपको बताना है कि गलत कौन सा है, इनकरेक्ट। तो देखते हैं कौन सा गलत है। निराश्रित महिला पेंशन के लिए, जो डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन है, उसके लिए 2980 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। ये राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं हेतु कितने दिए, 50 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज। पीएम श्री योजना के लिए, स्मार्ट शिक्षा के लिए दिए 480 करोड़, जी नहीं, ये गलत हो गया, ये है 580 करोड़। और अंत्योदय लाभार्थियों के प्रति त्रैमास 12,283 मेट्रिक टन चीनी का आवंटन किया जाएगा। जो अंत्योदय बेनिफिशरीज हैं उनको इतनी चीनी दी जाएगी, ये भी ठीक है। पुस्तक और उनके लेखक मैचिंग करना है, कीजिए। बी, तो आपकी दशरूपकम धनंजय, उरुभंग भाष, काव्यादर्श है दंडिन और वेदांत सार है सदानंद। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है। फिर से आ गया बजट का क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा मिल्क मिशन है, उसके लिए कितने रुपए हैं, 203 करोड़, बिल्कुल ठीक है। गौवंश आश्रय स्थले हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो काउ शेल्टर्स हैं उसके लिए प्रस्तावित है, ये गलत हो गया है। ये 200 करोड़ नहीं है, 2000 करोड़ है। तो बहुत ध्यान दे रही है सरकार इन चीजों पर, ठीक है। और प्रदेश में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, फिलहाल फंक्शनल हैं। और प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में उत्सव भवन का निर्माण जो है प्रस्तावित है। 51, कौन सा बहमनी शासक, विच बहमनी रूलर, ऐसा पहला मुस्लिम रूलर था इंडिया का जिसने कहा था कि जिजिया नहीं लेंगे हम हिंदुओं से? फिरोज शाह बहमनी, अलाउद्दीन हसन, महमूद गवन या फिर अहमद शाह? तो ये आपका अलाउद्दीन हसन था। तो इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, क्या पता पूछ ले कहीं पे, नोट कर सकते हैं आप। 52, केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताना है सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, द इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम का उद्देश्य क्या है कि अगले 5 सालों में 22 लैंग्वेजेस में 22,000 बुक्स पब्लिश करना। समुद्रयान परियोजना जो है, समुद्रयान प्रोजेक्ट जो है, उसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। और ज्ञान भारतम मिशन के लिए 60 करोड़ का आवंटन है। क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल ठीक है ये सारे स्टेटमेंट्स। कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन स्टेट्स को आपको अरेंज करना है। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट पूछ रहा है ये। अब तो देख लेते हैं। बीजापुर 1489 है इसका, अहमदनगर का 1490 है, गोलकुंडा का आपका 1512 है और बिदर का है 1619 एडी। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट मैच्ड, नॉट करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी थी, मतलब ट्रांस ज्यूरिसडिक्शनल बायोडायवर्सिटी BBNJ कन्वेंशन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को क्षेत्राधिकार से परे, ये दोनों सेंटेंस सेम हो गए हैं, ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो उसको। इस समझौते का कार्यान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो ठीक है, ये बस आपको ये याद रखना है और मिनिस्ट्री याद करनी है, ठीक है, ये दोनों चीजें। 55, कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है यहाँ पे। सुजाता सैनिक पहली विमेन बन गई है जो चीफ सेक्रेटरी बनी है महाराष्ट्र की, ठीक है ये। मानवी मधु कश्यप पहली ट्रांसजेंडर जो सब इंस्पेक्टर बनी है बिहार पुलिस में। इंपॉर्टेंट है ये नाम सारे, प्लीज देख के जाना। विनय मोहन कबात्रा क्या बने हैं? नए एम्बेसडर बने हैं इंडिया टू फ्रांस। नहीं, इंडिया टू फ्रांस नहीं बने हैं, ये इंडिया टू यूएस बने हैं, फ्रांस हटा दो। और सिरिल रामफोसा जो हैं प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के सेकंड टाइम पे। तो नाम आपने पक्का सुना होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से।
56 ग्रीन मफलर योजना। इसके तहत ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो रेसिडेंशियल जगह है जैसे आपकी कॉलोनी वगैरह है वहां पे कौन से पेड़ लगाए जाएंगे? नीम, अशोक, बैनियन, बेजल। क्या है आंसर इसका? सी, फर्स्ट और सेकंड, नीम और अशोक। देखिए बैनियन फिर भी लग जाए पर बहुत बड़ा होता है, बेजल कोई तुलसी का पेड़ थोड़ी ना होता है, तुलसा जी का तो पौधा होता है। 57 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को बतौर वित्त मंत्री 8वां बजट प्रस्तुत किया था, 8th बजट प्रेजेंट किया था। मोरारजी देसाई ने अपना पहला बजट 28 फरवरी 1959 को प्रस्तुत किया था। चार जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ बताए गए हैं वो 2025-26 के बजट में बताए गए हैं और एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से, मतलब पहले 5 करोड़ था अब वो 15 करोड़ कर दिया है। गलत पूछ रहा है, यही गलत है लास्ट वाला। पहले 5 करोड़ था अब उसको 10 करोड़ कर दिया है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, मिस ना हो आपसे। उश्र कर, उश्र टैक्स की बात हो रही है, कौन सा सही है? ये जो टैक्स था ये मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था, लैंड टैक्स था ये। प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि से उपज का 10% जो है वो लैंड टैक्स के रूप में ले लेते थे। और कृत्रिम साधनों से सिंचित भूमि मतलब कि आप अगर आर्टिफिशियल मीन्स से, प्राकृतिक मतलब बारिश पड़ रही है और खेत को पानी मिल रहा है तो 10%, और अगर खुद से कर रहे हैं तो 5%। ये सही है सारी बातें। 20वीं पशुधन गणना 2019, 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2018-19 पूछ रहा आपसे कौन सा सही है? पशुधन की आबादी की दृष्टि में मतलब लिवस्टॉक में यूपी का रैंक 1 है, सही बात है ये। और बफलो भैंस की रैंकिंग में फर्स्ट है, ये भी ठीक है। हॉर्सेस और फोल्स यानी घोड़े और टट्टुओं की रैंकिंग में यूपी का रैंक फर्स्ट है। ऑल आर करेक्ट। निम्नलिखित लड़ाइयों को, बैटल्स को आपको क्रोनोलॉजी में देखो अब है ना इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस, करो सॉल्व। बी है आंसर, मतलब पहले हम लिख ही लेते हैं। चंदेरी है 1528। क्या क्या पता होना चाहिए? किस किस के बीच में लड़ा गया, कौन जीता, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता पक्का होनी चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। 1529 चौसा है 1539 और कन्नौज है आपका 1540। 61 अरुणाचल प्रदेश किस देश की सीमा रेखा को स्पर्श करता है? सिंपल, नहीं करता, टच नहीं करता। चाइना, भूटान, म्यांमार, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कोई नहीं। अरुणाचल 3 कंट्रीज को टच करता है, चाइना, भूटान और म्यांमार। यूपीएससीआर के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसमें जिलों की संख्या 6 है, 6। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है जो इसमें इंक्लूड किया हुआ है क्षेत्रफल के हिसाब से। टोटल जो जिलों की एरिया है इसमें जो इंक्लूडेड है वो है 27826 वर्ग किलोमीटर और बाराबंकी सेकंड स्मॉलेस्ट है जो 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड की हुई हैं। क्या है आंसर? बी है आंसर। देखिए यूपीएससीआर में ग्रेटर एरिया से लेस एरिया में जाएंगे तो हरदोई है, लखनऊ नहीं है, हरदोई है, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, फिर लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नेफ्थलीन का नहीं है? मतलब इनमें से क्या नेफ्थलीन का यूज नहीं है? क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो कीटनाशी है क्या नेफ्थलीन? है बिल्कुल। कीड़ों को कपड़े से दूर रखता तो है ही, आप सब हम लोग डालते हैं ना सर्दियों में कपड़ों में। आतिशबाजी में विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका आंसर। 64 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। नन्हे जो है उन्होंने महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा था। कनिष्क के सिक्कों पर सबसे पहले भगवान बुद्ध का अंकन किया गया था। लॉर्ड बुद्धा वाज फर्स्ट इंस्क्राइब्ड ऑन कनिष्क कॉइन्स। आंसर ठीक है दोनों। गुजरात राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां पे है? वालसाड, कच्छ, पोरबंदर, गिर सोमनाथ। तो ये कच्छ में है ना, क्या क्या है, नाम क्या है? गुहार मोती गांव है ये एक। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान यूपी में है? इनमें से बताएंगे, सारे ही देख लेते हैं। ये जो मौसम विज्ञान विभाग है ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी कहाँ पे है? ये पुणे में है। मध्यम दर्जे के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र कहाँ पे है? नोएडा में। आंसर आ गया आपका। और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज कहाँ पे है? ये हैदराबाद में। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। गूगल डूडल ने, गूगल डूडल होता है ना
कभी हम गूगल पे देखते हैं तो कुछ कुछ इमेज बनी होती है। 4 मई 2024 को भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान के रूप में जाने वाली हमीदा बानो का डूडल जारी किया था, प्रोफेशनल फीमेल रेसलर। जो इनका जन्म है वो अलीगढ़ में हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, येडा, इसने क्या किया है, बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम बीपीएमएस नाम की एक प्रणाली शुरू की है जो 34,000 से ज्यादा आवासीय भूखंड मालिकों को अनुमोदन के लिए अपनी भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाती है। मतलब आपका प्लॉट है रेसिडेंशियल, तो उसके बारे में बिल्डिंग प्लान आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें से। राज तरंगिनी पुस्तक के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। राज तरंगिनी पक्का आपने नाम सुना होगा, आई एम श्योर। इसकी रचना कलहन ने की थी 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में, यस राइट। इसको मेन सोर्स माना जाता है मिडीवियल कश्मीर की हिस्ट्री का, मध्यकालीन कश्मीर के बारे में हमें इस किताब से पता चलता है, बिल्कुल ठीक है। 7826 श्लोक हैं और इसे तरंग नामक 8 पुस्तकों में अलग अलग जो है डिवाइड किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये सारी बातें। 69 और मैचिंग करनी है आपको इसमें, कनाल मतलब नहर और नहर का स्रोत, ए हो जाएगा आंसर। सिरहिंद का सोर्स है आपकी सतलुज, त्रिवेणी का है गंडक, मिदनापुर कंकसाबती, और इडोन कैनाल का सोर्स है आपका दामोदर रिवर। क्या है आंसर हमारा, ए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और क्रोनोलॉजिकली उनको आप अरेंज कीजिए। शक संवत, गुप्ता संवत, हर्ष संवत, हिजरी संवत। देखो यहीं तैयार हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो लिख लेते हैं। शक संवत है 78 एडी, खुद ही सॉल्व कर लेना आप। गुप्ता है आपका 319 एडी, हर्ष संवत है आपका 606 एडी, और हिजरी संवत है आपका 622 एडी। सी हो गया आपका आंसर। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको प्रिपेयर कर लीजिए, अपना नोट बना लीजिए। 71 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेलुगु गंगा परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट में कौन सा नहीं आता है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो केरला नहीं आता है, ठीक है। और इसमें आप ऐड कर लीजिए महाराष्ट्र भी आता है इसमें, प्लस महाराष्ट्र। 72 कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है? सप्ताह के दिनों का सर्वप्रथम उल्लेख 482 में एरन स्तंभ लेख में, मतलब डेज ऑफ द वीक का जो जिक्र है वो एरन पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है। और पहला इंस्क्रिप्शन जिससे हमें जानकारी मिलती है अश्वमेध यज्ञ की, वो है मेहरौली में धनदेव का। तो कौन सा सही हो जाएगा? कोई भी सही नहीं है। देखो इसका ईयर गलत दे रखा है, ईयर है 484 एडी, और पहला इंस्क्रिप्शन जो अश्वमेध यज्ञ का हमको मिलता है वो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली नहीं, अयोध्या। और ये आपका धनदेव का है, ये ठीक बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। 73 निम्नलिखित में से किसने शशगनी नामक सिक्का चलवाया था जो 6 जीतल के बराबर होता था? शशगनी, अब अलग से कोई पूछे शशगनी क्या था, तो सिक्का था। इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। ये चलवाया था आपका FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने। मैचिंग करना आपको यहाँ पे नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरी, सिंपल है ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए। तो ए हो जाएगा आपका आंसर। घाघरा, राप्ती, नर्मदा, तवा, चंबल, बानस और झेलम, लिद्दार रिवर। नदियों वाला पूरा मैप बना के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। 75 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए 4 मार्च 2011 को गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे? जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी टू इन्वेस्टिगेट 2G स्पेक्ट्रम, उसके कौन चेयरमैन थे? वाई वेणुगोपाल रेड्डी, डी सुब्बाराव, PC चाको, या इनमें से कोई नहीं? क्या है आंसर? आंसर है आपका सी, PC चाको। तो PC चाको कमेटी आए तो आपको पता होना चाहिए कौन थे। 30 मेंबर थे इसमें पार्लियामेंट के, 20 आपके लोकसभा के थे, 10 राज्यसभा के थे, चेयरमैन इसके थे P चाको, ठीक है। उस वक्त स्पीकर मीरा कुमार थी लोकसभा की। निम्नलिखित में से कौन पहला मुसलमान था जिन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा था और गीता और पुराणों का अध्ययन किया था? Who was the first Muslim? अल फराबी, इब्न बतूता, अल बरूनी, अल किंदी। शायद सबका सही हुआ होगा ये क्वेश्चन, अल बरूनी। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? फिर से आगे आपको इनका शासनकाल पता होगा तो आप बना लेंगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं। तो देख लेते हैं। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या है? 1210 से आपका 1236 एडी। बलबन का है 1266 से 1287 एडी। घियासुद्दीन तुगलक है आपका 1320 से
25 एडी, और बहलोल लोधी 1451 से 1489 एडी। सी है आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्ट। अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिया हुआ और उनका स्टेट और रीजन हम कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन, पिछले ही टेस्ट में शायद एक क्वेश्चन था ये। तो आंध्र प्रदेश का आपका है पोडू, ठीक है, पश्चिमी घाट में होता है कुमारी, और राजस्थान में आपका जो ये जो कुरुवा होता है, कुरुवा झारखंड का है। आंसर ये हो गया आपका, कुरुवा इज झारखंड। मणिपुर का पामलू है, ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछता है। तो अतकरिन का दरवाजा जो है आपका आंसर, पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं। अतकरिन्स डोर, ये बिल्कुल ठीक है, इल्तुतमिश। टोम्ब ऑफ अदीलाबाद, ये आपका आंसर हो गया। अदीलाबाद का टोम्ब जो है वो एमबीटी ने बनवाया था। जामा मस्जिद आप जानते ही हैं। अदाई का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका 80। कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। फिर से कुछ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। पटेटो आलू अनुसंधान कहाँ पे है? शिमला में है। सेंट्रल बोटानिकल रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में है, बहुत सही। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च, इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ पे है? ये है कासरगोड में। कासरगोड कहाँ पे है? कासरगोड केरला में है ये। 81। कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्ट। अब ये कुछ आपको थोड़ा सा हो सकता है ना आता हो, पर यहां से आप कर सकते हैं। एक पिकोग्राम कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम्स। तो हमारा आंसर ये है। माइक्रोग्राम 10⁻⁻6, फेम्टोग्राम 10⁻⁻15, नैनोग्राम ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना, ठीक है, 10⁻⁹ नैनो 9। 82। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना खून निकाले ब्लड शुगर की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक पैच करके एक डिवाइस है वो डेवलप करा है? मतलब प्रिक नहीं करना है, ऐसी हो जाएगा। आईआईटी कानपुर, मद्रास, रुड़की, पटना। तो दिस इज आईआईटी कानपुर। ये प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के, उन्होंने ये इजाद किया है। अच्छी बात है, बार बार दर्द नहीं होगा किसी को। डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम। जानकी रमन, उर्जित पटेल, एसी शाह, रतन पी वतल। तो ये बहुत फेमस है, रतन पी वतल। ये आपको बाकी भी पता होनी चाहिए वैसे। जानकी रमन किससे संबंधित थी? ये थी बैंक में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होते हैं उससे संबंधित। उर्जित पटेल मॉनेटरी फ्रेमवर्क, मौद्रिक ढांचे की जांच के लिए, और एसी शाह थी एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सुधार से संबंधित थी। 84। नवीनतम खनिज डेटा 2024 के संबंध में आपको गलत बताना है। वही सेम दिया हुआ है, मिनरल दिया हुआ है और पहला रैंक दिया हुआ है। तो लेड का सीसा राजस्थान है, टिन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से आ रहा है, चांदी सबसे ज्यादा राजस्थान से आ रहा है, टंगस्टन, टंगस्टन का कोई प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो तेलंगाना नहीं है ये, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? 85। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्ष योजना उद्योग पर आधारित थी? कौन सा 5 ईयर प्लान था जो कि इंडस्ट्री पे बेस्ड था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये दूसरी थी, इसी को तो कहते हैं आपका महालनोबिस स्कीम, है ना। ईयर क्या था इसका? 1956 से 61। इंपॉर्टेंट है। नवीनतम खनिज डेटा 2024 के संबंध में आपको सही बताना है, फिर से सही पूछ रहा है आपसे। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट, मतलब सेकंड है इस्पात में, स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग है दुनिया में, ये भी ठीक है। मोरक्को के पास सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट के रिजर्व हैं। ऑल आर करेक्ट। 87। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं है? नॉट रिलेटेड टू 5th 5 ईयर प्लान। ईयर पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गरीबी हटाओ, 20 पॉइंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंत्योदय कार्यक्रम, ये सभी संबंधित हैं और पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1974 से 79। ईयर सबके याद रखते जाओ। हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार प्रयागराज समेत प्रदेश के कितने जिलों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है, यानी कि ग्राउंड लेवल वाटर इंप्रूव हुए हैं? कितने जिले हैं ऐसे? ये 32 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे सुधार देखा गया है, ठीक है। 89। कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। पंचवर्षीय योजना बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है इस टेस्ट का। तो 3rd 5 ईयर प्लान में पीडीएस आया था, ठीक है, ये बात। चौथी में आपकी गडगिल फॉर्मूला आया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपका सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम आया था। 9वीं में आपका
मिड डे मील स्कीम आया था? नहीं, ये आपका 8th 5 ईयर प्लान में आया था। ईयर था इसका 1995। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत के पहले सिटी ऑफ लिटरेचर, इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर का सम्मान दिया गया है? कोझिकोडे, जयपुर, इंदौर, बैंगलोर। तो ये आपका कोझिकोडे है, केरला का शहर। 91 गलत विकल्प आपको चुनना है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये कुछ सीओपी दिए हुए हैं और ये कहां पे हुई हैं ये देखना है आपको। ये हम कई टेस्ट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके कर चुके हैं वैसे। सीओपी 26 ग्लासगो में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। सीओपी 27 और ये कौन से साल में हुई थी? 2021, ये भी ध्यान रखना। सीओपी 27 2022 की है, ये भी ठीक है। 28 2023 की है, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है? संवेग, मोमेंटम, त्वरण, एक्सेलरेशन, कार्य, वर्क, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सी है आपकी, वर्क है स्केलर, है ना, और बाकी की वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो 93 पे आ गए हम। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी एडा जो है, और डिफेंस मिनिस्ट्री, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है कि कितने स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट सेंटर यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर लगाए जाएंगे। अत्याधुनिक परीक्षण केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे? 3 किए जाएंगे ये स्थापित, ठीक है। 94 कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है? राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को लोकसभा में वापस किया जाएगा। मतलब मनी बिल लोकसभा को 14 दिन में वापसी करेगा राज्यसभा। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। इजी है ये तो, दोनों सही है। 95 जून 2024 में केंद्र में, ये देखो पुराना क्वेश्चन है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन है तो आप एक बार देख सकते हैं। केंद्र में नवगठित सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त किस्त के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हो रही है? हाईएस्ट अमाउंट एज एडिशनल इंस्टॉलमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टैक्सेस टू स्टेट्स बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर द न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट। तो ये यूपी से, इसीलिए क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं क्योंकि यूपी वगैरह जिसमें है इंक्लूडेड, इसीलिए वो रखा जा रहा है। फिर बिहार है, फिर शायद एमपी है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर निम्नलिखित में से किसके प्रतिवेदन की समीक्षा करना है? मतलब जो पैक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका मेन काम है टू रिव्यू द रिपोर्ट ऑफ हुम, किसकी रिपोर्ट रिव्यू करेगा? ऑन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कैग की, एडवोकेट जनरल की, अटॉर्नी जनरल की, किसकी करेगा? तो ये आपका सीएजी, ठीक है। मेन फंक्शन यही है। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 22। अब बताइए आप मुझे, राज्यसभा से कितने होते हैं और लोकसभा से कितने होते हैं? 97 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महाराजगंज जिले में प्रदेश के पहले पीपीपी मॉडल पर आधारित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है ये, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। और यूपी सरकार राज्य के 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बना रही है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशनल जोन्स बन रहे हैं। बताइए, बोथ आर करेक्ट। 98 भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है? मतलब कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं तो उन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के भी। 253 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निम्नलिखित राज्य को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। स्टेट्स को, जो ये दिए हुए हैं, स्टेट्स नहीं होगा यहाँ पे, ये योजनाएं उनको करें, ये छोड़ दो आप जो लिखा है। तो ईयर आपको बता देंगे तो आप बता पाएंगे। ये है आपका 2005 का। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपकी 1993 की है। इंदिरा आवास, ये देखो आपको अंदाजा लग रहा होगा ये काफी पुरानी योजनाएं हैं, है ना। जवाहर रोजगार है आपकी 1989 की। तो बी आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में आता है? कौन सा इंपॉर्टेंट ईयर है जो जुलाई में आता है इनमें से? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, कौन सा है? देखिए इसमें से कोई नहीं आता जुलाई में। वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। वानिकी वाला मनाया जाता है 21 मार्च। और ये तो आप सब जानते होंगे 5 जून बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है ये तो। निम्नलिखित में से किस गैस में ध्वनि की गति 25 डिग्री पे सबसे कम होगी? स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री विल बी लोएस्ट। हीलियम, एयर, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगी। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में गलत बताना है आपको। इंडिया की रैंक और टॉप 3 रैंक यही पूछता है हर पेपर में। तो भारत की रैंक बिल्कुल ठीक है।
और फर्स्ट रैंक है आइसलैंड, दूसरा है आयरलैंड, तीसरी रैंक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ये है आंसर। निम्नलिखित में से किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे अधिक है? यंग्स मॉडुलस कोएफिशिएंट हाईएस्ट किसका है? वुड, बोन, ग्लास, एल्यूमिनियम। तो ये है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो वुड, बोन, ग्लास, एल्यूमिनियम, मतलब उस तरफ से जाते हुए, तो इनमें से हाईएस्ट एल्यूमिनियम का है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोकगीत नौका झक्कड़, कर चुके हैं हम इसको पहले भी, कौन सा समुदाय इसको गाता है? कुम्हार, धोबी, बार्बर या इसमें से कोई नहीं? तो ये आपका नाई समुदाय गाता है। तापमान को 0 से 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी उष्णता, मतलब कितनी कैलोरीज ऑफ हीट चाहिए होगी? 50, 100, 1000, 1500, कितनी? 100 कैलोरीज। करेला निम्न में से किस प्रकार की जड़ का, किस प्रकार की रूट का उदाहरण है? ट्यूबरस, फैसिक्युलेटेड, नोडुलस, मोनिफॉर्म। तो ये मोनिलिफॉर्म, मणिकाम्य जड़ का उदाहरण है। ठीक है। प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण दरवाजे की झिरी से आने वाला प्रकाश बिखर जाता है? कभी जैसे हल्का सा दरवाजा खुला हो तो जो लाइट आती है उसमें वो स्कैटर हो जाती है, किस वजह से? विवर्तन डिफ्रैक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, प्रकीर्णन स्कैटरिंग, व्यतिकरण इंटरफेरेंस। तो ये आपका डिफ्रैक्शन की वजह से होता है ऐसा। अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको इनको घटते क्रम में इनका चयन करना है। तो ये जिंक, आयरन, टिन, एज इट इज याद कर लेना है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। मार्शल आर्ट दिया हुआ है और वो किस स्टेट से संबंधित है? पाइका अखाड़ा है आपका उड़ीसा का, काठी सामू है आपका आंध्र प्रदेश का, इंसुनावर है मिजोरम का। तो आंसर पकड़ा गया। और वर्मा आती है आपका तमिलनाडु का। 110th पे आ गए हैं। ड्यूराल्यूमिन मिश्र धातु के निर्माण में किस घटक का उपयोग नहीं होता है? कौन सा एलॉय है ये ड्यूराल्यूमिन? इसमें कौन नहीं यूज होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम। जिंक नहीं होता, ये बाकी होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और एक और होता है मैंगनीज। तो ये भी ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करेक्ट कौन सा है? लोक नृत्य दिए हुए हैं और कौन से राज्य से है वो? ऐसे क्वेश्चन काफी हैं इसमें। जवार आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवारा, जवारा है आपका एमपी का। गौर मरिया है आपका छत्तीसगढ़ का। तो आंसर हो गया आपका ये। गिद्दा आपका कहाँ का है? पंजाब का। ये तो सॉल्व हो जाता। जाट जाटन आपका बिहार का है। निम्नलिखित में से किस कीट के कारण अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस होती है? किस इंसेक्ट की वजह से ये डिजीज होती है? रैट फ्ली, सैंड फ्ली, रेड बग, सीसी मक्खी। सबसे अच्छी मक्खी सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी की वजह से ही होती है। ठीक है। रैट फ्ली से होता है ब्यूबोनिक प्लेग, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से संबंधित है ये, कैसे कौन बताएगा? सैंड फ्ली से होता है काला अजर, काला बुखार। बेड बग से होता है टाइफस, बुखार होता है ये एक। मैचिंग करना आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम दिए हुए हैं, आप मैच कीजिए। पॉज करके सॉल्व कर लो तुरंत एकदम। बी है आंसर। मेरठ के हैं स्पोर्ट्स गुड्स, अमेठी के हैं मूंज प्रोडक्ट्स, बुलंदशहर के हैं सेरामिक प्रोडक्ट्स, हापुड़ के हैं होम फर्निशिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपके आ गया ना, फिर से फेवरेट क्वेश्चन है ये आयुब का। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? चिलियोसिस होता है। ठीक है। B5 की बी पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? B3 की कमी से होता है भाई पेलेग्रा। तो B3 आंसर मिल गया। B6 की कमी से एनीमिया होता है, रुधिरक्षीणता। और B7 की कमी से चर्म रोग यानी स्किन डिजीजेस होते हैं। यूपी की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही। तो सबसे कम इसमें से भदोही का है। कौन सा गलत है? इनकरेक्ट कौन सा है? प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में पर्यावरण संरक्षण पहल के तहत 36 लाख पौधे 36 लाख सैपलिंग्स प्लांट किए गए। बोनी कपूर यूपी के ग्रेटर नोएडा की इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना के लिए नवगठित विशेष परियोजन वाहन का नेतृत्व कर रहे हैं। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना है, बोनी कपूर श्रीदेवी के हस्बैंड है ये। जुलाई 2024 में भारत में नवजात आपकी इस्थियोसिस स्क्लेरोसिंग कोलाइंगिटिस सिंड्रोम, फुल फॉर्म याद रखना, नियोनेटल इस्थियोसिस स्क्लेरोसिंग
चोलांगिटिस सिंड्रोम का पहला मामला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा में चिन्हित किया गया है? बताइए। पहला गलत हो गया। सैपलिंग्स हैं 38 लाख, 38 lakhs। कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। यूपी सरकार द्वारा कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची जो है ब्रॉन्ज का स्टैचू, कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। और यूपी के प्रयागराज में वेस्ट टू वंडर पार्क बनेगा। बोथ आर करेक्ट। 118 करेक्ट चुनना है आपको। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के परिवर्तन के लिए नव्य अयोध्या करके एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है यूपी गवर्नमेंट। 17 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 12 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड्स अमंगस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया यूपी में है। बताइए। ऑल आर करेक्ट। 119 ये क्वेश्चन आपको पसंद नहीं होंगे मुझे लगता है, 3 वाले स्टेटमेंट्स बड़े बड़े, कोई बात नहीं, करने तो है ही। मुंबई महाराष्ट्र की 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन क्या बन गई है? ये नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की जो है पर्वतारोही माउंटेनियर बन गई है। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने 28 मई 2024 को फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन और प्रबंधक निदेशक डॉक्टर बीना मोदी को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए उनको सम्मानित किया है। आंसर ये भी सही है। कौन सा सही है? करेक्ट कौन सा है? वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 21 मई 2024 को कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में एक इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम EMRS का उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मरखोर डिक्लेयर किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के बेसिन में 4000 से ज्यादा गंगा डॉल्फिन हैं, जो 2000 से ज्यादा चंबल में है। मतलब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें। ये भी सभी सही है। अच्छा, ये जो मरखोर है ना, इसको कैप्रा फेल्कोनरी कहते हैं। ठीक है, ये ना क्या है बेसिकली, मरखोर आप कैसे बताऊं, बकरी टाइप है ये, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। देख लेना इसकी फोटो एक बार नेट पे। 121 सही बताना है, करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने AP होटा की अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है। किस लिए? टू मिटिगेट द रिस्क्स ऑफ पेमेंट फ्रॉड्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून 2024 को वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कलकत्ता उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये भी सभी सही है। कैंपी फ्लेगरी वोल्केनो, कोई भी ज्वालामुखी आए ना न्यूज में, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखना है हमें। 20 मई 2024 को इटली के नेपल्स के पास कैंपी फ्लेगरी सुपर वोल्केनो क्षेत्र में 125 भूकंप आए थे, जो दशकों में सबसे शक्तिशाली रहे हैं, बहुत ही पावरफुल इन डेकेड्स। और सतह से 1.6 मील की गहराई पर दर्ज 4.4 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है, और यह भूकंप लगभग 5 घंटे तक चले थे। सोचिए आप, ये भी सही है दोनों। वोल्केनो पूछ सकता है कहां पे है, तो ये तो आप बता ही पाएंगे आराम से। चुनाव के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली अखाद्य बैंगनी स्याही जो लगती है ना, इंक पर्पल कलर की इनएडिबल इंक होती है, ये इसके बारे में आपको बताना है। तो ये मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड है जो अकेला इसको मैन्युफैक्चर करता है। और चुनाव संचालन नियमावली 1961 के नियम 49K के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को अपनी बाएं तर्जनी उंगली, कौन सी होती है बताओ, कहाँ लगती है ये उंगली? 4 फिंगर पे, लेफ्ट 4 फिंगर पे ये लगाई जाती है, और ये मिट नहीं सकती बेसिकली, वहीं पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको लगाता है। क्या इसमें गलत है? ठीक है दोनों बातें। 124 सही कथन चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट और ट्री कवर इतना इंक्रीज हुआ है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण है। मतलब 33% से ज्यादा जो ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए ना फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से,
ऐसा 19 स्टेट और यूटी में है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। बैम्बू एरिया में इतना इंक्रीज देखा गया है। ये भी सही है। 125 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है? 12 जुलाई 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने S-138 तिब्बत चीन विवाद के समाधान को आगे बढ़ाने संबंधी अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे, तिब्बत चाइना डिस्प्यूट प्रमोटिंग रेजोल्यूशन एक्ट पे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट सबमिट करी है। इन्होंने क्या किया था, 98 डेज तक इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था। ऐसी सुनो, कहां पे? भोजशाला में, ठीक है, भोजशाला धार एमपी में। इसके हिसाब से इनको पता चला है कि वहां पे मंदिर है भोजशाला में, बस इतनी बात है। ये मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। ये भी दोनों सही है, ठीक है। 2 पिलर्स मिले हैं वहां पे जिनमें ओम सरस्वती नमः करके लिखा हुआ है। और ये नरवर्मन होते थे कोई राजा 1097 से 1134 में, उनके टाइम पीरियड के बताए जा रहे हैं। 126 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन सेटअप हो रहा है R&D फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स के R&D के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किए जाएंगे। कितने? 20,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है। किराए की आय पर टीडीएस सीमा रुपए 2.4 लाख से बढ़कर 5 कर दी गई। टीडीएस लिमिट जो रेंटल इनकम पे है ना, उसको इतना कर दिया है अब। तो ये दूसरा जो है आपका गलत हो गया है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा था ये 2.4 लाख से अब 6 लाख कर दिया है, बढ़ाते जा रहे हैं। बजट 2025-26 के संबंध में आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है। तो देखेंगे हम ये भी। रिवाइज्ड उड़ान स्कीम जो है वो अब रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो 120 नए गंतव्यों तक का हो जाएगी उससे। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8% है, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है ना फिस्कल डेफिसिट का। बजट अनुमान 2025-26 में वस्तु एवं सेवा कर 10.93% बढ़ने की उम्मीद है। सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 5 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, क्या है ये? सेल्फ रिलायंस मिशन इन पल्सेस, इसको फोकस कर रही है। आंसर क्या है? डी गलत हो गया, क्योंकि ये 5 वर्षीय नहीं है, ये 6 वर्षीय है, ठीक है। 6 इयर्स सेल्फ रिलायंस मिशन है। तूर, उड़द और मसूर किसी क्वेश्चन में दाल पूछ लेगा, कौन सी है? आ गए रीजनिंग के क्वेश्चन, कर डालो इनको सॉल्व फटाफट। मिसिंग नंबर पूछ रहा है, तो इसमें आंसर आपका बी है 5। अब ये नंबर में सीरीज में एक गलत नंबर दिया हुआ है, वो बताना है आपको कौन सा है। तो 169 है इसमें गलत। ऑड चुनना है आपको इनमें से। तो ये आप ABCD पूरा लिख लिया कीजिए और उसको नंबरिंग कर लिया कीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ए है इसका आंसर। डिक्शनरी में अरेंज कीजिए और कौन सा तीसरे स्थान पे आएगा ये बताना है आपको। तो पैराफ्रेज आएगा डी। 132 में कितने ऐसे ए हैं सीक्वेंस में जिनके ठीक पहले बी है और ठीक बाद में ई है? ये इंग्लिश वाले भी ऐसे क्वेश्चन को हिंदी में ही सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। ये देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ इधर, तो ये एक है ऐसा, ठीक है। 132 का यस। कौन सा शब्द स्टबर्न, जिद्दी, जिद्दी हो जाओ आप लोग भी एकदम पढ़ाई में से नहीं बन सकता, बताइए। स्टंट नहीं बन सकता, 2 टी नहीं है ना इसमें। क्रॉप, फील्ड, ऐसी और, फसल, खेत और अयस्क, तो आसान क्वेश्चन है भाई। खदान, माइन। अब स्टडी को 20 लिख रहे हैं तो फिगर को कैसे लिखेंगे? स्टडी में 5 डिजिट है, 5 × 5 - 1 20। फिगर में 6 है, 6 × 6 - 1 6 5 30, ऐसे हो गए। आ गए वाइसरॉय, उनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। उनका कार्यकाल बता देते हैं आपको, आप कर लेना व्यवस्थित। लॉर्ड कैलिंग, अब तक तो ये याद हो गए होंगे। 1856 से 1862 है इनका। लॉरेंस का तो हमने इसी टेस्ट में देखा था, 1869। लॉर्ड लिटन थे आपके 1876 से 1880। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। तो 1 आंसर हो गया आपका। अब कितने ट्राइंगल दिए हुए हैं ये पूछ रहा है, ये गिन लीजिए आप इनको, तो 10 मिलेंगे आपको। मिरर इमेज में देखें इस वर्ड को, न्यूमरल्स को सॉरी, तो कितने डिजिट सेम दिखाई देंगे? तो 3 डिजिट आपको सेम दिखाई देंगे। कौन शेष 3 से भिन्न है? माइल, लीटर, सेंटीमीटर, यार्ड। बी लीटर है अलग। कौन एक अलग है? ऑड कौन सा? नोज, टंग, स्किन, हैंड।
बताओ। नोज, टंग और स्किन सब सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, संवेदनशील अंग है, और हाथ एक नॉर्मल ऑर्गन है, तो डी हो जाएगा आंसर। तो ये आपके क्वेश्चंस हमारे 140 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे हो गए। कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरे 60 प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। तो ये वीडियो श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले टेस्ट से लेकर अगर आप 10वें तक अभ्यास करते हैं तो आपको बेहतर महसूस होगा। रिवीजन का एक बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विशेष्य इसमें से कौन सा है। मतलब 4 शब्द आपको दिए हुए हैं, आपको उसमें से विशेष्य की पहचान करनी है। तो ध्यानपूर्वक अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें अनुष्ठानिक लिखा है, अनुष्ठित लिखा है, अनुरक्त लिखा है और अनुराग लिखा है। सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? विशेष्य अर्थात मूल रूप से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम खोजना है। तो सर्वनाम यहाँ है नहीं, बची संज्ञा। तो संज्ञा इसमें एकमात्र है दोस्तों, ये डी वाला अनुराग। अनुराग जो है ये पुल्लिंग है और संज्ञा है। बाकी आप देख रहे हैं सारे ही जितने भी इसमें विकल्प दिए हुए हैं वो सभी विशेषण हैं। जैसे कि अनुष्ठानिक और अनुष्ठित, ये दोनों अनुष्ठान से बनने वाले विशेषण हैं, यानी इनका जो विशेष्य है वो अनुष्ठान है। और अनुरक्त जो है ये खुद अनुराग से बना हुआ विशेषण है। तो बाकी सारे विशेषण हैं, केवल डी वाला जो है वो विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। यहाँ भी विशेष्य ही पूछा जा रहा है कि पहचानिए कौन सा है। सबसे टेढ़ी खीर विशेषण विशेष्य वाले प्रश्नों में मेरे हिसाब से, मेरा दृष्टिकोण जो है वो यही होती है। इसमें गलती की गुंजाइश, टेढ़ी खीर इसलिए कि गलती की गुंजाइश इसमें ज़्यादा होती है। आपको विशेषण अथवा विशेष्य पहचानना, मतलब अलग स्वतंत्र शब्द दे दिया कोई, जैसे अब यहाँ 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको पहचानना है। तो ये वाला काम थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसमें गलती होने की संभावना अधिक होती है। बाकी वाक्य में दिया है तब तो आप पहचान ही लेंगे। आप सामान्य परिभाषा जानते ही हैं कि विशेषण है तो भाई तारीफ कर रहा होगा किसी की या बुराई कर रहा होगा, और जिसकी कर रहा होगा वो विशेष्य हो जाएगा। तो वहाँ पहचानना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब स्वतंत्र सारे शब्द दिए हुए हैं तो इसमें आपको पकड़ना पड़ेगा और ये पता होना चाहिए। तो विशेष्य पूछा है। अब यहाँ इनामी लिखा है, कंकड़ीला लिखा है, कमाऊँ लिखा है और कसरत लिखा है। इसमें क्या होगा? इनामी शब्द जो आप देख रहे हैं ये इनाम से बना हुआ विशेषण है, इनाम इसका विशेष्य है, तो ये तो होगा नहीं। कंकड़ीला ये कंकड़ से बना हुआ विशेषण है। ठीक, कंकड़ शब्द है जो कि असल में आपका विशेष्य है और उससे बना हुआ ये विशेषण है। और कमाऊ शब्द जो है ये कमाई से बना हुआ है। कमाई स्त्रीलिंग संज्ञा है यानी विशेष्य है, और उससे बना हुआ है कमाऊँ यानी कमाने वाला। तो बचता क्या है? कसरत। कसरत शब्द जो है ये आपका विशेष्य हो जाएगा जो कि स्वतंत्र रूप से दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया, फिर से पहचानिए विशेष्य क्या है। तो कुकर्म लिखा है, किस्मतवार लिखा है, खिलाड़ी लिखा है और खानदानी लिखा है। बताइए इसमें से कौन सा आप विशेष्य चुनेंगे? तो यहाँ पर जो विशेष्य है वो ऊपर ही दिया हुआ है, कुकर्म। कुकर्म अर्थात बुरे कर्म। तो ये वाला आपका संज्ञा हो जाएगा, मतलब संज्ञा पुल्लिंग है, विशेष्य है। बाकी अगर आप देखें तो किस्मतवार, खिलाड़ी और खानदानी, हालांकि खिलाड़ी शब्द जो है ये भी कभी कभी संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये खेल से बनने वाला विशेषण है यहाँ पर इस प्रश्न के लिए, और खानदान से बनने वाला विशेषण है खानदानी। तो इसमें बाकी 3 आपके विशेषण हो जाएंगे, केवल कुकर्म जो है ये संज्ञा है और ये विशेष्य है। प्रश्न संख्या 4 को देखें, इसमें भी विशेष्य ही आपसे पूछा जा रहा है। तो ख्यात लिखा है, खानदानी लिखा है, खजूरी लिखा है और खेल लिखा है। इसमें से आपको पकड़कर बाहर निकालना है। देखिए इसमें अगर ध्यानपूर्वक आप देख रहे होंगे तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। अभी पीछे हमने कहा ना खेल से बनने वाला विशेषण है खिलाड़ी, तो यहाँ पर जो विशेष्य शब्द है वो खेल है। बाकी ख्यात जो है वो ख्याति से बनने वाला विशेषण है। ख्यात शब्द जो है ना ये विशेषण है और ये ख्याति नाम की संज्ञा से बना हुआ है। खानदानी शब्द खानदान से बना ही है और खजूरी शब्द जो है ये खजूर से बना हुआ है। अच्छा, प्रश्न संख्या 5, यहाँ भी विशेष्य ही पहचानने के लिए कहा जा रहा है। ये अंतिम टेस्ट जो है इसमें इसी तरह के प्रश्न ज़्यादा रखे गए हैं। उसके पीछे वजह है कि आप इसमें गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। देखने में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान लगते हैं, आपको लगता है कि ये तो पहले हो जाएंगे, लेकिन जो गड़बड़ी की गुंजाइश होती है वो यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ देखें चिंतनीय लिखा है, चिंत्य लिखा है, चिंतित लिखा है और चिंता लिखा है। अब आपको ये पकड़ना होगा कि इसमें से विशेष्य क्या है। तो चिंतनीय, चिंत्य, चिंतित, बताइए इसमें से क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका डी होगा। चिंता से बने हुए ये सारे विशेषण हैं। ऊपर वाला जो जितने 3 विकल्प आप देख रहे हैं ना वो सारे शब्द चिंता से निकले हुए हैं। चिंता इसमें संज्ञा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, यहाँ विशेषण पूछ लिया, थोड़ा मामला बदल गया है। 5 प्रश्न हमने विशेष्य पहचानने वाले देखे और 5 संभवतः हम लोग विशेषण के देखेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। पहले 6वें को देखते हैं। तो देखिए 6वें में आपसे विशेषण जब पूछा है ध्यान से देखिएगा, चर्चा, गोत्र, घरेलू और गुण। अब बताइए
तो आप जानते हैं कि घर शब्द जो है ये संज्ञा है, घर जो शब्द है ये संज्ञा है, और घरेलू शब्द जो लिखा हुआ है वो उसी घर से बना हुआ है, अर्थात यही एक इसमें विशेषण हो सकता है। तो शब्द की संरचना पर आप ध्यान दीजिएगा, यही इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सभी संज्ञा है। अच्छा, प्रश्न संख्या अगला यानी आपका 7वां, इसमें आपसे पूछ रहा है विशेषण। तो चर्चा, घाव, घमंड और चर्चित लिखा है, आपको पकड़ना है इसमें से कि कौन सा आपका विशेषण है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ इतना सरल विकल्प है कि आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये विकल्प ऐसे हमेशा रहेंगे ये आवश्यक नहीं है। आयोग निश्चित तौर पर इन विकल्पों से ज़्यादा कठिन आपको देगा, ये मान के चलिए। अब हिंदी का पेपर पहले जितना सीधा नहीं मिलेगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पेपर की जो कठिनाई है उनका भी स्तर बढ़ता जा रहा है, चाहे जो भी परीक्षा हो। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ चर्चित और चर्चा दोनों दे दिया है, तो पहचानना आपके लिए आसान हो गया है। इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा, है ना। 7वें का डी हो जाएगा। चर्चित शब्द इसमें विशेषण है, बाकी सारी संज्ञाएं हैं अर्थात विशेष्य हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखें, यहाँ भी पूछा है विशेषण। तो जंगल, जाति, जल और तिरस्कृत। अब इसमें बताइए सही जवाब क्या होगा? तिरस्कृत। तिरस्कार शब्द होता है, उसी से बना हुआ है तिरस्कृत। बाकी जितने भी हैं वो सभी पहले से ही संज्ञाएं हैं। अच्छा, 9वें प्रश्न में आप ध्यान से देखें तो विशेषण पूछा है आपसे, और तंत्र, डाक, देश और दाम्पत्य दे रखा है इसमें से आपको पहचानना है। देखिए, 9वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। दाम्पत्य शब्द विशेषण है, दंपति से बना हुआ है। दंपति यानी युगल जो होते हैं, युगल ना भी हो तो मतलब विवाहित जोड़े को दंपति कहा जाता है। तो यहाँ पर दाम्पत्य शब्द उसी से निकल कर आया है। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न में आपसे फिर से विशेषण पूछा है, यानी 5 प्रश्न हमारे विशेष्य के थे और 5 विशेषण के थे। तो इसमें लिखा हुआ है दस्त, दगा, दान और धूमिल। पहचानिए विशेषण कौन सा है? सही जवाब इसका डी हो जाएगा, धूमिल। ठीक, धूमिल शब्द जो है ये विशेषण है, बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सब अपने आप में संज्ञाएं हैं। चलिए, अब 11वें प्रश्न से पर्यायवाची आ गया। तो कहा गया कि अनुवाद का पर्यायवाची नहीं है। अनुवाद शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। भाषांतर, उल्था, तर्जुमा और शोध। बताइए। तो भाषांतर का मतलब होता है भाषा का परिवर्तन, तो ये तो होगा ही। उल्था भी ठीक दिया हुआ है, तर्जुमा भी ठीक है, लेकिन शोध जो लिखा हुआ है ना, ये अनुवाद का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आगे चलें। अच्छा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? चोखा, उम्दा, घड़ा, अनुसंधान। प्रश्न के विकल्प बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगले वाले को। अभिप्राय का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है बताइए? तात्पर्य, उद्देश्य, मंशा और सहमति। तो इसमें से हो जाएगा आपका कौन सा होगा बताइए? सहमति। ठीक, इस बात से आपका क्या अभिप्राय है? इसमें सहमति का कोई ताल्लुक नहीं है, तो यही हमारा इसमें से विकल्प हो जाएगा। इसके बाद 14वें प्रश्न को देखिएगा। आखिरकार का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? तो फलतः, अंततोगत्वा, माफ कीजिएगा, अंतोगत्वा, परिणामतः और अनुमति। आखिरकार तो फलतः भी ठीक है, अंतोगत्वा और परिणामतः, लेकिन अनुमति शब्द जो है ये इसका पर्याय नहीं है। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया कि आलसी का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है बताएं? काहिल, ठलुआ, निकम्मा और चपल। तो चपल शब्द जो है ये आलसी का एक तरह से विलोम है, मतलब एकदम सटीक विलोम नहीं है। आलसी का तो कर्मठ होता है, लेकिन चपल शब्द यानी चंचल है तो कुछ ना कुछ कर्म तो करेगा ही, आलसी नहीं हो सकता है, तो ये इसका पर्याय नहीं है। बाकी ठलुआ शब्द जो आप देख रहे हैं ना, ये भी आलस से ही जुड़ा शब्द है, मतलब ठेल ठाल कर काम करने वाला, अर्थात आलसी। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 15वें का डी वाला। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। आनंद का पर्याय नहीं है। अब बताइए, यहाँ विकल्प आप देख ही रहे हैं, उल्लास, मोद, प्रमोद, सहकार। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा सहकार हो जाएगा। सहकार मतलब साथ काम करने की प्रवृत्ति, सहकारी संस्थाओं को आप देखते हैं ना। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न में आयुष्मान का आपसे पूछा है कि पर्यायवाची जो ना हो उसको आप चुनकर तुरंत बाहर कर दीजिए। तो यहाँ दीर्घायु, भरोसा, शतायु और चिरायु लिखा हुआ है, इसमें से आपको पकड़ना है। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो दीर्घायु, भरोसा, शतायु, चिरायु, इसमें से आयुष्मान का क्या? आयुष्मान का मतलब क्या? लंबी आयु जिसकी हो, कहते हैं आयुष्मान भव, यानी दीर्घायु हो, आपकी जो आयु है वो लंबी हो, और न सिर्फ लंबी हो बल्कि स्वस्थ जीवन आप व्यतीत करें, इसका ये मतलब होता है। तो इसमें से कौन सा होगा? भरोसा इसका पर्याय नहीं है, बाकी जितने हैं सभी इसी के पर्याय हैं, मतलब तात्पर्य वही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 में आचार का पर्याय जो नहीं है वो बताइए। आचार मत समझ लीजिएगा, आचार, आचार विचार।
तो चरित्र, धूलि, व्यवहार और आचरण बताएं, इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी वाला, धूलि। ठीक, धूलि मतलब क्या? धूल, रजकण। तो ये इसमें से आपका आचार का पर्याय नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, यहाँ आ जाएं। देखें, आतंक का पर्याय नहीं है। उपद्रव, आश्रय, संत्रास, दहशत, कौन सा नहीं? तो 19वां आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। आश्रय आतंक का पर्याय नहीं है, बाकी जितने हैं वो सभी हैं। आंचल का पर्याय कौन सा नहीं है? सब नहीं वाला ही पूछा है आपसे। तो 20वें का अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सही जवाब इसका क्या होगा? रव हो जाएगा। रव मतलब होता है ध्वनि, और नीरव मतलब होता है ध्वनि से मुक्त, मतलब ध्वनि रहित। तो इसमें रव शब्द का मतलब है ध्वनि, जो कि इसमें से कहीं से भी आंचल का पर्याय नहीं है। अब यहाँ से मामला बदल रहा है, तत्सम तद्भव देखेंगे तो तत्सम शब्द आपको सीधे सीधे पहचानने के लिए दे दिया है। खंभा, गौना, कसौटी और भक्त, बताइए इसमें तत्सम कौन सा है? तो भक्त ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि इसमें तत्सम दिखाई देता है, बाकी जितने हैं वो सभी के सभी तद्भव हैं। खंभे का क्या होता है? स्तंभ होता है। गौने का द्विरागमन होता है, और कसौटी का कर्ष पट्टिका होता है ना? तो ये सारे शब्द जो हैं पहले से तद्भव हैं। इसके बाद तत्सम आपको पहचानना है। यहाँ देखें, आखा, फांसी, बढ़ई और अखिल लिखा है। 22, सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा, अखिल, है ना? अखिल शब्द जो है ये तत्सम है, बाकी आखा, फांसी और बढ़ई ये तीनों शब्द इसमें से क्या हैं? ये तद्भव कहलाएंगे। आगे चलते हैं। हालांकि आखा शब्द जो है इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर है तो तद्भव ही। इसका आख्या हो सकता है एक तो तत्सम रूप, बाकी और कई सारे तत्सम रूप हो सकते हैं, इसीलिए आपको अलग अलग किताबों में भिन्न भिन्न दिखाई दे सकता है। बाकी फांसी का पाशिका होता है ना? और बढ़ई का क्या होता है? वर्धकिन होता है, या वीर्ध भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ भी तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। तो भात, ऊन, पीपल और महिषी लिखा हुआ है। देखकर आसानी से मालूम हो जा रहा है तद्भव तत्सम की एक कॉमन पहचान ये होती है कि जितने कठिन वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं और बोलने में कठिन कुल मिलाकर होते हैं, तो ऐसे क्लिष्ट वर्ण ही ज़्यादातर तत्सम शब्दों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर सारांश के तौर पे कहा जाए तो तत्सम शब्दों का उच्चारण तद्भव और देशी शब्दों की तुलना में कठिन होता है। बस बोलने में अगर थोड़ी सी कठिनाई आपको किसी शब्द के अंदर हो रही है तो आप समझ जाइए कि संभावना है कि वो तत्सम हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हो ये आवश्यक नहीं। तो भात, ऊन और पीपल, इन्हें पीतल, माफ़ कीजिएगा, तो ये तीन शब्द जो हैं इन्हें आप आराम से बोल सकते हैं। लेकिन भाई महिषी जो लिखा हुआ है इसका शुद्ध उच्चारण अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मूर्धन्य श बोलने के लिए अपनी जबान को अपनी मूर्धा में ले जाकर ट्विस्ट करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, यानी आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, नहीं तो शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, है ना? तो महिषी शब्द इसमें से तत्सम है। बाकी अगर आप देखें तो भात का होता है ओदन, ऊन का होता है ऊर्ण, बोलने में तकलीफ हुई ना, अड़ा बोलना पड़ा आपको, और पीतल का होता है पित्तल, पित्तल। तो यहाँ जीभ और दांत को थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। फिलहाल डी वाला हमारा सही है। महिषी मतलब होता है भैंस, और महिष मतलब भैंसा, महिषासुर। अब यहाँ तत्सम आपको बताना है। पारा, लंबा, आलू और डाकिनी, बताइए इसमें तत्सम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाला, डाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, डाकिनी अर्थात डायन। और बाकी पारा जो है इसको पारद कहा जाता है, लंबे को क्या कहेंगे बताइए? लंब कहा जाता है वैसे, है ना? और आलू के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? अच्छा, आलू की संस्कृत बताइएगा। ये एक बढ़िया यहाँ पर मिल गया है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको कमेंट सेक्शन में जरा जवाब दीजिएगा, देखें कितने लोग सही बता पाते हैं। और अगर पेड ग्रुप वाले देख रहे हैं तो वो अपने डिस्कशन ग्रुप में ये टैग करके जवाब दे सकते हैं कि आपने इस टेस्ट में पूछा था। आलू की संस्कृत बताइएगा, खोजिएगा इसको, क्योंकि सब्जियों के नाम और मसालों के नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो पता होना चाहिए। और मजे की बात यह है ना, जब आप खुद से खोज कर याद करते हैं या पढ़ते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहता है, दूसरा बता देगा आप सुनकर भूल जाएंगे। यहाँ देखिए 25वें को, इसमें पूछा गया कि तत्सम क्या है बताइए? तो मकड़ी, चाँद, अनंत और अगम्य। तो इसमें से आपका अगम्य शब्द जो है ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? अगम होता है। बाकी मकड़ी को ऊर्ण नाभ कहा जाता है, मरकटी भी कहा जाता है, ठीक, ऊर्ण नाभ भी कहा जाता है, जो कि एक अलग शब्द है। लेकिन मकड़ी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मरकटी से हुई है। चाँद के लिए चंद्र होता है। अनंत कोई शब्द नहीं है, ठीक, अनंत जैसा कोई शब्द नहीं, अनंत हो सकता है। तो ये हमने देखा। अच्छा, 26 को देखते हैं। तद्भव जो नहीं है वो पहचानना है, अर्थात कुल मिलाकर तत्सम पूछा जा रहा है, घुमा कर वही पूछ लिया है। तो उजाला, कली, कुटिया और ग्रंथन, इसमें से क्या होगा?
तो इसमें से आपका ग्रंथन शब्द जो है ये तद्भव नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि कुटिया का कुटीर होता है, कली का कलिका होता है, ठीक। और बाकी उजाले का क्या होता है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, उजाले का क्या होता है? प्रकाश तो आप जानते हैं, लेकिन उजाला शब्द जो है ये कहाँ से निकला हुआ है, इसका तत्सम क्या हो सकता है? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। फिलहाल हमारा सही जवाब था डी वाला। तो इसमें जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। और नहीं अगर उत्तर मिले तो आप एक बार बोल सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में अगर बोलने की सुविधा है तो वहाँ बोल सकते हैं, नहीं तो अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कह दीजिएगा तो बता दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? गोधा, गमन, ग्वाला और ग्राहक तद्भव की पहचान करनी है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सारे ही शब्द तत्सम है, लेकिन ग्वाला शब्द जो लिखा हुआ है ना ये तद्भव है। आप भी जानते हैं इसका गोपाल होता है। अच्छा, गोधा जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सामान्य तौर पे मॉनिटर लिजार्ड समझते हैं, यानी गोह। इसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है और बड़ी खतरनाक भी होती है। ऐसे ये सुस्त पड़ी रहती है, लेकिन मनमाफिक अगर शिकार दिख जाए तो खड़े निकल जाती है। मतलब बकरी का अगर छोटे साइज का बच्चा है, मेमना है, भेड़ या बकरी का, तो उसको ये साबुत निकल जाते हैं, इतने ज़्यादा हिंसक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 यहाँ देखें, छत्र, ये तद्भव आपको पहचानना है इसमें से, ठीक है। छत्र, छिद्र, छठा, चतुर्थ, आप भी जानते हैं क्या होगा तद्भव, इसमें से क्या होगा? छठा होगा। षष्ठ इसका होता है, षष्ठम। तत्सम रूप अगर देखेंगे तो षष्ठम होता है। इसके बाद 29 को देखते हैं। यहाँ तत्सम शब्द आपको पहचानना है, स्थान, डंक, डर और डसना। इसमें से तत्सम क्या है? तो तत्सम इसमें से स्थान है। बाकी जितने स्थान का तद्भव होता है थान या थाना, और डंक, डर और डसना, ये तीन जो है ये तद्भव शब्द हैं। डंक का होता है दंश, दंश, और उसी से बना हुआ है, डंक से ही बना है डसना, तो डसने का होता है दंशन। और डर का कहीं कहीं दर लिखा होता है, जो कि असल में अर्ध तत्सम है, इसका कायदे से होता है भय। तो ये सारी चीज़ आपने देखी, ए वाला इसका सही था। प्रश्न संख्या 30 में चलते हैं, ये अंतिम है तद्भव तत्सम का। यहाँ जो तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है वो आपको पकड़ना है। तो लिखा है धृष्ट, दाह, ढाई और दंड। तो इसमें से ये जो ढाई लिखा है यही आपका तत्सम नहीं है, बाकी जितने हैं वो तत्सम है। अब प्रश्न संख्या 31 की ओर चलें। अब यहाँ वाक्यांश वाला आ गया। बिना प्रयास के, जो चीज़ बिना प्रयास के होती है या मिल जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आकस्मिक कहते हैं, अनायास कहते हैं, अचानक कहते हैं, या फिर अप्रत्याशित कहते हैं? बताइए। अगर जिस चीज़ की आपको आशा नहीं थी और वो आपके साथ हो जाए या वो चीज़ आपको मिल जाए, उसके लिए आपने प्रयास किया हो, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया है, लेकिन आशा नहीं थी, तब मिल रहा है तो अप्रत्याशित कहेंगे। लेकिन बिना प्रयत्न के अगर मिल जा रहा है तो उसको अनायास कहा जाता है, अनायास। और गांव में कहते हैं अन्नासे ठीक है। मतलब आपकी क्षेत्रीयता में क्या बोलते हैं ये पता नहीं, मुझे जो लोकल सुनाई देता है वो मैं बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए 32 को, वह नायिका जो अपने पति को परदेश में देखकर दुखी होती हो। परदेश में देखेगी या नहीं देखेगी, वीडियो कॉल होती होगी तो देख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसका पति चला गया है परदेश और वो उसके विरह में व्याकुल हो रही है। तो उस नायिका को क्या कहा जाएगा? प्रोषित पति का कहेंगे, मौक्तिक कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे, मुमुक्षी कहेंगे। विकल्प बहुत आसान है, लेकिन आयोग इतना सीधा नहीं है, वो ऐसे विकल्प नहीं देगा, वो तमाम पतिकाओं वाले विकल्प ही देगा आपको, यानी नायिकाओं के जो अन्य प्रकार हैं वो देगा। तो देखिए प्रोषित पति का ही कहा जाएगा। बाकी अगर परदेश जाने के लिए पैकिंग वगैरह कर रहा है, अपना ब्रीफकेस पैक कर रहा है, टिकट वगैरह बनवा लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में गया नहीं है अभी, तो ऐसे में जब दुखी हो रही है, उसको तैयारी करते देख के कि जाने वाला है, तो उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? प्रवत्सित पति का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जा चुका है ना, तो प्रोषित पति का। बाकी मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? मोक्ष का इच्छुक। आगे बढ़ते, मौक्तिक जो है ये मुक्ता का विशेषण है। आगे चले, देखिए मोक्ष की कामना करने वाला, देखिए आ गया, अभी यहाँ बताया और यहाँ हाजिर हो गया। तो मोक्षकामी होगा, मौक्तिक होगा, मुमुक्षु होगा, मनमत होगा। तो आप भी जानते हैं क्या होगा? मुमुक्षु होगा, है ना। मोक्षकामी का मतलब मोक्ष की कामना करने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब इसमें जब आपके पास एक प्रचलित और बेहतर विकल्प मौजूद है, मतलब एक बढ़िया सा शब्द उसी के लिए बाकायदा बनाया गया है, तो आप उसको चुनेंगे। तब जो सस्ते वाले या काम चलाऊं शब्द हैं उनसे काम नहीं चलाएंगे, सर्वोत्तम विकल्प का हमें चयन करना होता है। बाकी मनमत मतलब आप भी जानते हैं, कामदेव होता है, और सब बाकी शब्दों के अर्थ आप पहले ही जान चुके हैं। यहाँ देखिए 34 को, यहाँ कहा गया जिसका उपचार न हो सके उसे दुस्सह कहा जाएगा, असाध्य कहेंगे, श्रम साध्य कहेंगे, साधनहीन कहेंगे। तो उपचार नहीं हो सकता है, और उपचार नहीं हो सकता है तो हम उसे कहेंगे असाध्य।
ऐसे रोग जिनका उपचार संभव ना हो उन्हें हम असाध्य रोग कहते हैं। जैसे कि कैंसर को माना जाता है कि असाध्य है, अगर फैल गया तो उसका उपचार पूरी तरह से संभव नहीं है। एक बार कीमोथेरेपी आप करवाएंगे फिर लौट आएगा। अभी तक कोई भी इतनी 100% एक्यूरेट दवा नहीं बनी हुई है जो कि कैंसर को दूर कर सके। ऐसी तमाम बीमारियां हैं। तो ये जो रोग होते हैं इन्हें असाध्य इसीलिए कहा जाता है। तो उपचार इनका अंततः अगर फैल गया है कायदे से तो नहीं हो सकता है। बाकी दुस्सह का मतलब होता है जिसे सहना मुश्किल हो। श्रम साध्य यानी जिसे कि कठिनाई से परिश्रम करके प्राप्त किया जाए। साधनहीन का मतलब आप जानते ही। 35 को देखें, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई फंसने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद देखें पेट की अग्नि। तमाम अग्नियों के बारे में पीछे चर्चा हो चुकी है तो यहाँ दोबारा नहीं होगी। पिछले टेस्ट एक सीक्वेंस में देखिएगा, एकदम से 10वें पर जंप मत करिएगा, इससे आपको अटपटा लगेगा। जब आप पहले से देखना आरंभ करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आप तेजी से रिवीजन और सीख भी पाएंगे। तो दावाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि और बड़वाग्नि, इसमें से क्या होना चाहिए? जठराग्नि होना चाहिए। बाकी अग्नियों का अर्थ बताया गया है, उसके लिए आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 में चलते हैं, जो कि यहाँ बाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। दिशाओं को कहा जाता है दिक्, और वस्त्र के लिए एक पर्याय होता है अंबर। दोनों को जोड़ दीजिए तो एक शब्द बनेगा दिगंबर। यहाँ दिया हुआ है ना, दिगंबर। बाकी दिशा दुकूली, दुकूल मतलब होता है दुपट्टा, तो दिशाओं को दुपट्टे की तरह धारण करने वाला। तो बात तो ठीक है, ये सारे शब्द भी वही दिखा रहे हैं। दिशा नायक यानी दिशाओं का योद्धा या दिशाओं का हीरो कहा जा सकता है। विशंभर जो है ये भगवान के लिए इस्तेमाल होने वाला पर्याय है, लेकिन दिगंबर शब्द जो है वो यहाँ सर्वथा उपयुक्त है। जैन धर्म में जो शुरुआती परंपरा रही है वो दिगंबरों की ही रही है। बाद में श्वेतांबर एक नए निकल आते हैं जब मगध में अकाल पड़ता है। अच्छा, 38वें प्रश्न को देखते हैं। गुरु के समीप रहने वाला क्या होना चाहिए? अंतेवासी, अंतःपुर, ब्रह्मचारी, वज्रबटुक। तो इसमें से करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा, इसमें से करेक्ट आंसर अंतेवासी हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर वहीं पर निवास कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है और उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे शिष्य को कहा जाएगा अंतेवासी। बाकी अंतःपुर, वज्रवटुक और ब्रह्मचारी जो आप देख रहे हैं, इसमें से अंतःपुर का मतलब होता है रनिवास, यहाँ जहाँ राजाओं की रानियां रहा करती हैं, और ये अंतःपुर जो होता है यहाँ मर्दों का प्रवेश आमतौर पर वर्जित होता है। मतलब राजा या जो राज परिवार में मान्य लोग हैं वही जा सकते हैं, ऐसे ही कोई नहीं घुस जाएगा। और वज्रवटुक का कोई मतलब ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन हाँ अगर अर्थ निकालना ही चाहे तो वटुक का मतलब होता है 12 वर्ष का ऐसा किशोर जिसका कि अभी हाल फिलहाल में उपनयन संस्कार हुआ है और उसके सिर को मूड़ दिया गया है, यानी उसका चूड़ा कर्म कर दिया गया है, मुंडन कर दिया गया है, और अब वो गुरु के आश्रम में जाने के लिए तैयार है। लेकिन आश्रम में जाने से पहले एक रस्म होती है कि माता से भिक्षा मांगी जाती है। माता जब भिक्षा देती हैं उसके बाद ही वो जो आगे अध्ययन का आपका अभियान है वो सफल होता है। ये अभी भी होता है। अभी भी जो मठ वगैरह में जाते हैं ना बच्चे, सन्यासी होते हैं, जैसे अपने योगी बाबा हैं, तो इस तरह से जब सन्यास आश्रम आदमी ग्रहण करता है तो शुरुआत में माता से भीख मांगी जाती है। आपको आदि गुरु शंकराचार्य की कहानी पता होगी। उनकी माता तैयार ही नहीं हो रही थी कि मेरा बेटा इकलौता है, बड़ी मेहनत से मिन्नत के बाद पैदा हुआ है और इसे मैं सन्यास नहीं लेने दूंगी। तो शंकराचार्य अपनी माँ को मनवाने के लिए नदी में छलांग लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरा पैर जो है वो मगरमच्छ खींच रहा है और मैं कीचड़ में धंस रहा हूँ, मैं चाहूँ तो निकल सकता हूँ लेकिन तभी निकलूंगा जब तुम मुझे परमिट दोगी। तो अंत में माता जो है वो विवश होकर हाँ बोलती है, तब जाकर इन्हें संन्यास के लिए अनुमति मिलती है। तो कुल मिलाकर ये वज्रबटुक का तात्पर्य वही होता है, एकदम वज्र ब्रह्मचारी ये होते हैं। और इसके बाद ब्रह्मचारी तो आप जान ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर अंतेवासी इसका उत्तर है। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी फालतू बात क्यों की जा रही है, तो ये फालतू नहीं है। देखिए ये हिंदी है और हिंदी में शब्दों के अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो आप बेकार हो जाएंगे। चंद शब्दों को रट कर आप परीक्षा नहीं पास कर सकते। आप ये नहीं अपेक्षा कर सकते कि बस जो हम देख रहे हैं वैसा ही आयोग वहाँ दे देगा। हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, इसीलिए टेस्ट में थोड़ा सा फैलाकर एक्सप्लेन किया जाता है। आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। यहाँ देखिए 39 नंबर का प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी, बहुश्रुत, बहुदर्शी। बहुत सी भाषाओं को जान रहा है तो जानने वाला है, तब उसके लिए बहुभाषाविद। और यहीं पर अगर लिखा होता कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला तो हम चुनते बहुभाषाभाषी को। हालांकि दोनों जो है वो एक ही चीज़ है असल में। जो जानेगा वो तो बोलेगा ही ना, तो ये दोनों शब्द जो है इनका अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ एक शब्द बाकायदा दिया है तो उसको हम चुनेंगे। बहुश्रुत का मतलब होता है जिसे बहुत ज़्यादा सुना गया हो, बहुत से लोगों ने सुना हो। बहुदर्शी मतलब जिसे बहुत से लोगों ने देखा हो।
प्रश्न संख्या 40 जो कि वाक्यांश हेतु अंतिम प्रश्न है, इसमें कहा गया कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न हो सके, वाणी या वचन, तो इसमें से क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय है ना, अनिर्वचनीय, अर्थात जिसका कि वर्णन वाणी के माध्यम से, वचन के माध्यम से न हो सके। इसके बाद देख रहे हैं अगले प्रश्न को। यहाँ एक शब्द दिया था ना, स्वानुभूति, यानी खुद की अनुभूति, खुद से जो आपने अनुभव किया है उसको कहा जाता है स्वानुभूति। अच्छा, यहाँ से 41 से अब विलोम शुरू होता है। कृपा का विलोम क्या होगा? कोप होगा, सीधी बात है। इसके बाद देखें स्वप्न का विलोम क्या होगा, तो स्वप्न का क्या होना चाहिए बताइए। अब ये यहाँ निद्रा, जागरण, ध्यान और मनन दिया है। देखिए प्रश्न संख्या 42, इसका जागरण ही होगा, नींद से जगे या सपने से जगे, दोनों बात एक ही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। यौवन का विलोम क्या है? यौवन मतलब जवानी। अब यहाँ कुछ विकल्प दिए हैं। देखिए जरा शब्द का मतलब होता है, एक तो कहते हैं जरा सा, तो वो हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन ये जो जरा यहाँ आप देख रहे हैं ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे की अवस्था, तो जरा। इसके बाद यथार्थ, यथार्थ का विलोम क्या होना चाहिए? तो यथार्थ का एक तो अच्छा विलोम होता है आदर्श, जो कि यहाँ नहीं दिया है, तो आदर्श की जगह बेहतर एक और दे दिया है कल्पना। कल्पित भी लिखा होता तो उसको भी चुन सकते थे, लेकिन ये जो है ना ये यथार्थ का विलोम है। इसके बाद 45 को देखें। प्रतिवादी का विलोम क्या है बताइए। विपक्षी, आरोपी, संवादी और वादी, बताएं इसमें से कौन सा होगा? प्रतिवादी। तो वादी होगा, पहले विवाद खड़ा करने वाला आएगा तभी ना उसका प्रतिवाद किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 46, यहाँ देखिएगा सुस्ती का विलोम क्या होगा? चुस्ती, सीधी बात है। इसके बाद मिथ्या का विलोम क्या है? एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है। आडंबर, धुंधला, दिखाना और सत्य। मिथ्या का क्या होना चाहिए? मिथ्या मतलब होता है झूठ, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका हो जाएगा सत्य। इसके बाद यहाँ देखिएगा आरोह का विलोम। आरोह मतलब क्या होता है? चढ़ना, तो इसका उतरना होना चाहिए। उतरने वाला जो अर्थ है इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? पहला ही है, अवरोह। आगे बढ़े। कृश का विलोम क्या है? कृश मतलब वो ऋतिक रोशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कृश का मतलब है दुबला पतला, तो हालांकि चलिए अच्छा जाने दीजिए। कृश का विलोम क्या है बताइए। तो रिष्ट, पुष्ट, केश, भव और विटप, इसमें से क्या होगा? तो रिष्ट पुष्ट हो जाएगा। रिष्ट पुष्ट मतलब हट्टा कट्टा, और कृश जो है ये पतला दुबला। भव का मतलब क्या होता है? अच्छा बताइए, ये आपके लिए प्रश्न है, बाकी तो सरल इसमें शब्द दिए हैं। भव का मतलब क्या होता है? अच्छा, यहाँ देखिए 50वां और अंतिम विलोम का प्रश्न है, जिसमें कहा गया कि अभिज्ञ का विलोम क्या है बताइए। तो अभिज्ञ और ये अज्ञ वाला जो मामला था, इस पर पर्याप्त चर्चा हमने पीछे कई सारे मॉक में की है, तो यहाँ भी दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप बताएं। तो अभिज्ञ का जो सबसे उपयुक्त विलोम है, इसमें देखिए डी वाले विकल्प में कहा गया है तीनों, अर्थात तीनों ऊपर के शब्द हैं, तो बात ठीक है। अनभिज्ञ, अज्ञ और मूर्ख, ये तीनों ही शब्द जो हैं ये अभिज्ञ के विलोम है। अब प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं। यहाँ शुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है। तो इसमें घनिष्ठ लिखा है, घनिष्ठ लिखा है, घनिष्ठ लिखा है। अब लिखने का तरीका आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे लिखा है, पहले ठ वाला है फिर ट वाला है, यहाँ तालव्य श लिखा है। शुद्ध वर्तनी इसमें से क्या होगी? तो सही तरीका है घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब घना। शुद्ध वर्तनी यहाँ भी देखनी है आपको। जाह्नवी शब्द जो है अलग अलग ढंग से लिखा है। देखिए वर्तनी शोधन में तो सीधी बात है कि अगर आप बोलेंगे शुद्ध, आपका उच्चारण अगर ठीक रहा तो आप लिखेंगे भी ठीक, ठीक मतलब लिखने में आपसे त्रुटि नहीं होगी। तो इसमें से सही तरीका क्या है? जाह्नवी, ये वाला जो है ये सही। प्रश्न संख्या 53 को देखें। यहाँ पर कहा गया शुद्ध वर्तनी पहचानिए। दीर्घायु, दिघायु, दीर्घायु, दीर्घायु लिखा हुआ है अलग अलग ढंग से। इसमें से हमारा शुद्ध शब्द कौन सा होना चाहिए? पहचान कर बताइए। तो देखिए 53 जो है इसका सही जवाब ये हो जाएगा, दीर्घायु ऐसे लिखा जाता है और यही सही तरीका है। इसके बाद यहाँ अंतर साक्ष्य जो है इसको अलग अलग ढंग से लिखा गया है। बताइए इसमें से क्या होगा? साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण, अंतर मतलब खुद का, आंतरिक। तो प्रश्न संख्या 54, सही जवाब इसका क्या है? अंतः साक्ष्य होता है, ठीक है। अंतर साक्ष्य नहीं लिखते हैं, अंतः साक्ष्य जो है वो सही शब्द होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 55 जो कि यहाँ है, इसमें वर्चस्व की वर्तनी लिखी हुई है। अब वर्चस्व में से सही शब्द कौन सा है? तो पहचानना आसान है, इसमें आराम से आप कर सकते हैं। वर्चस्व ऐसे ही लिखा जाता है और ये जो रेफ वाला र है ना ये च के ऊपर रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 में दर्शनाभिलाषी लिखा हुआ है। आप बताइए शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? दर्शनाभिलाषी यानी दर्शन की इच्छा रखने वाला, दर्शन की अभिलाषा रखने वाला।
तो प्रश्न संख्या 56 का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। दर्शनाभिलाषी ऐसे लिखा जाता है, अंत में जो वर्ण है वो मूर्धन्य श है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, और बड़ी ई की मात्रा है। प्रश्न संख्या 57, अतिशयोक्ति कैसे लिखेंगे बताइए। 4 प्रकार से अतिशयोक्ति लिखा है, आप देख पा रहे हैं। इसमें से सही तरीका कौन सा है? तो सही तरीका है आपका ये वाला, अतिशयोक्ति। श इसमें जो तालव्य श है वो पूरा बनाएंगे, आधा नहीं। प्रश्न संख्या 58, माफ कीजिएगा, शुद्ध वर्तनी खोजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है, कैसे लिखा जाएगा? पैतृक। त पर ना ये र की मात्रा नहीं लगेगी, यहाँ पर री की मात्रा, मतलब ये री जो है ना ये मात्रा के रूप में यहाँ काम आ रहा है। ये ध्यान देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। पैतृक यानी पिता की ओर से मिलने वाली जो धरोहर होती है, संपत्ति होती है। प्रश्न संख्या 59 को देखें, यहाँ ऐतिहासिक शब्द लिखा हुआ है अलग अलग प्रकार से। इसमें से सही तरीका कौन सा है? तो ऐतिहासिक होता है, कैसे लिखा जाएगा? ऐतिहासिक, ए की मात्रा रहेगी, तो अब इसमें से 2 तो बाहर हो जाते हैं, अब बचता है ये वाला और ये वाला। अब इसमें स पर मामला फंस रहा है, तो दंत्य स लगेगा कि तालव्य श लगेगा? बड़ा श रहेगा कि छोटा स रहेगा बताइए। इतिहास जब आप लिखते हैं तो उसमें बड़ा श तो लिखते नहीं है, अंत में जो स होता है वो छोटा होता है, तो फिर ऐतिहासिक में श बड़ा कैसे हो जाएगा, है ना? तो दंत्य स रहेगा, और लिखेंगे कैसे? बी वाला जो तरीका है वो ठीक। प्रश्न संख्या 60 और अंतिम, इसमें आप देख रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी फिर से पूछी जा रही है। अभिव्यक्ति लिखा है, कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध तरीका इसका बताइए। तो सही तरीका इसका स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अभिव्यक्ति। अभी इसमें जोड़ दीजिए, व्यक्ति आप लिखते ही हैं, आराम से हो जाएगा, दोनों को जोड़कर आप एक शब्द बना लेंगे। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज को व्यक्त करने की क्षमता, जाहिर करने की एक जो काबिलियत होती है, कौशल होता है, उसको अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। ठीक है, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।